चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, जिस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने में 3 टाइप्स के क्वेश्चन पढ़े थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले पार्ट में भी आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे। तो टाइप नंबर जो फर्स्ट है हम लोगों का, उसे कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। मीन्स क्या होता है कि हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें x और y 2 वेरिएबल्स आ रहे होते हैं। अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास x और y, इनको सेपरेट करना पड़ता है। x वेरिएबल को एक साइड में और y वेरिएबल को एक साइड में करना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो गया x अपॉन वाई। तो क्या किया हम लोगों ने, वेरिएबल को सेपरेट किया, अलग अलग कर दिया। तो y को इस साइड ले गए तो हो गया y डी वाई, और इज इक्वल टू में क्या आ गया आपका x इंटू डी एक्स हो गया, y डी वाई और x डी एक्स। अब क्या किया बेटा, इसको आपने इंटीग्रेट कर दिया। जब हम सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को तो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे, कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो हम लोग डिफरेंशिएट करते थे। यहाँ पर उसका रिवर्स प्रोसेस यूज करते हैं। तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। सो हम लोगों ने लिख दिया ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट। इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन का साइन, और y डी एक्स इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन, और ये आ गया आपका x डी एक्स हो गया। अब y को इंटीग्रेट किया तो y का इंटीग्रेशन हो गया वाई स्क्वायर बाई 2, और x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। क्योंकि हम लोग जानते हैं x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n का फार्मूला क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, x टू द पावर 1, सो आ गया x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि x स्क्वायर बाई 2 हो गया। ठीक है, फिर जब इंटीग्रेट कर लेते हैं तो एक कांस्टेंट भी ऐड करते हैं हम लोग बेटा, इसलिए यहाँ पे प्लस सी हमने ऐड कर दिया। सो वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन हो गया। बेटा 2 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, यहाँ पे 2 टाइप्स का सॉल्यूशन होता है। फर्स्ट सॉल्यूशन जो होता है जिसमें कि कांस्टेंट आता है, उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन इज नोन एज ए जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कांस्टेंट अपीयर होगा, कांस्टेंट सी के टर्म्स में रिजल्ट आएगा। और अगर हमारे पास ऐसी कोई वैल्यूज़ गिवन हो x की और y की, जिनको हम यहाँ पे इस इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो रिजल्ट आया उसमें पुटअप किया जाए और यहाँ से वैल्यू निकाली जा सके c की, तो फिर वो फ्री फ्रॉम कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोला जाता है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज फ्री फ्रॉम कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट से वो फ्री होता है। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई हो गया वेन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे x और y की कोई और भी वैल्यूज गिवन हो सकती थी, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो क्या किया कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई था, तो हम लोगों ने इसको सेपरेट किया, y एक साइड में और x को एक साइड में। तो ये आ गया आपका y डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स हो गया। और फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेशन y डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x डी एक्स हो गया। y का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर बाई 2, और x का एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस का c। इतना तो ऊपर भी हम लोग किए थे जनरल सोल्यूशन में। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, और जो भी वैल्यू थी बेटा x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, उसको हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। सो y के प्लेस पर 1 रखा तो 1 स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1 बाई 2। x के प्लेस पर 1 पुटअप किया तो क्या आ गया, 1 स्क्वायर बाई 2
यानी कि 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस सी हो गया। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया और केवल सी आया। सी की वैल्यू क्या हो गई बेटा? सी की वैल्यू हो गई आपके पास 0। तो सी की जो वैल्यू आई है आपने उसको इक्वेशन में पुटअप किया। बाय इक्वेशन नंबर 1 वी गेट y² इज इक्वल टू x² और c की वैल्यू हो गई बेटा 0। तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। y² इज इक्वल टू हो गया आपका x²। इसको ट्रांसफर किया तो y² माइनस x² इज इक्वल टू 0। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। और बेटा यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि कांस्टेंट c नहीं है, रिमूव हो चुका है। तो ये जो सॉल्यूशन आया आपका, इसको बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट नहीं होता है और जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट होता है, यानी सी के टर्म्स में वो आंसर आपका आता है। एक बात और समझते हैं बेटा, इसको हम लोग और आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन था सॉल्व dy/dx इज इक्वल टू y/x हो गया। अब इसको भी वेरिएबल सेपरेबल से यूज़ किया हम लोगों ने, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया? dy/dx इज इक्वल टू y/x था, तो y को ट्रांसफर किया, dy/y इज इक्वल टू हो गया dx/x। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेशन 1/y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/y का इंटीग्रेशन log y हो गया। तो ये log x हो गया और ये log y हो गया। तो अब यहाँ पर बेटा समझना हम लोगों को ये है कि जब हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन आए जिसमें सारे टर्म log की हों, तो फिर हम अपने कांस्टेंट को भी उसी फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। यानी कांस्टेंट को इस बार हम लोग c के प्लेस पर log c पुटअप करेंगे। उससे क्या बेनिफिट होगा बेटा? उससे बेनिफिट ये होगा कि log x और log c, log m प्लस log n के फार्मूले से log m इंटू n यानी कि log x इंटू c हो जाएगा, जिससे log log कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू c इंटू एक्स हमारा एक सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं कहा मैंने कि हमेशा आप कांस्टेंट के प्लेस पर log c ही ऐड करेंगे। वो जो कंडीशन होती है हमारे पास, जो रिजल्ट होता है, जो सॉल्यूशन होता है, उसका क्या फॉर्मेट आया है। अगर लॉग का फॉर्मेट आया है तो लॉग सी आप ऐड करेंगे। अगर कुछ और आ रहा हो, इस बात को और क्लेरिफाई करने के लिए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 लिया, सॉल्व dy/dx इज इक्वल टू हो गया 1 + y² 1 + x²। वेरिएबल सेपरेबल यूज़ किया, dy/1 + y² इज इक्वल टू dx/1 + x² हो गया। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, इसको इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेशन 1/1 + y² dy और इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx हो गया। अब इसको जब हम लोगों ने इंटीग्रेट किया बेटा, तो ये फार्मूला होता है tan इनवर्स y का और ये होता है tan इनवर्स x का। तो हमारा जो कांस्टेंट था वो क्या log c आएगा, log तो नहीं आना चाहिए। अब इस बार tan इनवर्स टाइप का फंक्शन है तो कांस्टेंट आ गया आपका tan इनवर्स c हो गया। अभी क्या करेंगे बेटा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c के फार्मूले को चेंज करेंगे। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c का फार्मूला? तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c का बेटा फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस c/1 माइनस x इंटू सी। अभी tan इनवर्स से tan इनवर्स आपका कैंसिल हो गया बोथ साइड से, y इज इक्वल टू आ गया x प्लस c/1 माइनस c इंटू एक्स बोलिए या फिर x इंटू सी बोलिए, बातें की है। इस ब्रैकेट को ट्रांसफर कर देते हैं तो y इंटू दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू x प्लस सी, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे ये समझा कि अगर हमारे पास ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने के बाद लॉग के टर्म आ रहे हैं, सारे टर्म लॉग के हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को log c नोट करते हैं। और अगर tan इनवर्स के फॉर्म का आ रहा है तो फिर tan इनवर्स c कांस्टेंट बन जाता है। तो कांस्टेंट को हम लोग इस तरीके से फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं ताकि हमारा जो आगे का सॉल्यूशन है वो सिंप्लीफाई करने में हमको आसानी हो जाए।
ठीक है बेटा, तो ये था आपका वेरिएबल सेपरेबल टाइप नंबर फर्स्ट टाइप से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।